Hello students, welcome to Checo Chemistry classes. So next topic, previous class में अपन लेक्चर नंबर 7 तक 8 तक अपना प्रिपरेशन हो चुका था. प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड तक कंप्लीट हो चुका था. लेक्चर नंबर 8 तक. आज लेक्चर नंबर 9 टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स. राइट. So physical properties of aldehyde and ketones. First मतलब physical properties बोले तो aldehyde और ketone का जो नेचर होता है, सॉलिड होता है या फिर लिक्विड होता है या फिर गैस होता है, उनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंजेस होते हैं, कहाँ पे वो सोल्यूबल होता है, कहाँ पे सोल्यूबल नहीं होता, डेंसिटी कैसी है उसकी, उनकी वो सारी चीजें अपन एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज मतलब इंटरनल के बारे में बात नहीं करना है आपको सिर्फ एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है अल्डिहाइड और कीटोन्स के. जैसे कि आप एक सब्सटेंस को देखते हैं तो आप उसका कलर, स्मेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉलिड है या लिक्विड है, गैस है या फिर स्मेल आ रहा है या नहीं आ रहा है. ये सारी चीजें अपन यहाँ पे जस्ट एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज के अंदर स्टडी करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स. तो फर्स्ट बात है फिजिकल स्टेट. अभी फिजिकल स्टेट्स बोले तो अल्डिहाइड और कीटोन्स जनरली तीनों स्टेट में अवेलेबल है. गैस स्टेट में भी है, सॉलिड में भी है और लिक्विड में भी है. तो फर्स्ट फॉर्माल्डिहाइड जो है वो गैस स्टेट में है एट रूम टेम्परेचर एंड इरिटेटिंग ऑर्डर है उसका. मतलब फॉर्माल्डिहाइड एक ऐसा अल्डिहाइड, एक ही अल्डिहाइड है फॉर्माल्डिहाइड की, वो गैस स्टेट में है. मतलब फॉर्माल्डिहाइड exists in gas state at room temperature and having irritating smell. Right? So next है और वही 40% aqueous solution of formaldehyde gas is called the formalin. मतलब 40% जनरली फॉर्माल्डिहाइड रूम टेम्परेचर के पास गैस स्टेट में है तो ये गैस को 40% aqueous solution बनाना है. मतलब फॉर्माल्डिहाइड को एक्वस मतलब फॉर्माल्डिहाइड का एक्वस सॉल्यूशन बनाना है तो उसको अपन फॉर्मालिन बोलते हैं. और उसका यूज क्या है बोले तो प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेंस, बायोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्पेसिमेंस को स्टोर करने के लिए फॉर्मालिन सॉल्यूशन का यूज करते हैं. राइट. सो ये हो गया फॉर्माल्डिहाइड के बारे में. और दूसरी बात है याद रखो फॉर्माल्डिहाइड कमर्शियली अवेलेबल इन एज अ सॉलिड पॉलीमर. फॉर्माल्डिहाइड कमर्शियली सॉलिड पॉलीमर के फॉर्म में अवेलेबल है और उनका नाम है पैराफॉर्माल्डिहाइड. ये फार्मूला है एंड ट्राइऑक्सिन. जनरली फॉर्माल्डिहाइड कमर्शियली अवेलेबल एज अ सॉलिड पॉलीमर कॉल्ड पैराफॉर्माल्डिहाइड एंड ट्राइऑक्सिन. राइट. सो ये हो गया फॉर्माल्डिहाइड के बारे में. नेक्स्ट है इथेनॉल जो है दूसरे 2 कार्बन वाला. Ethanol is a volatile liquid with boiling point 294 Kelvin. Right? Ethanol जो है वो volatile liquid है. Volatile liquid means ढक्कन ओपन कर दिए तो लिक्विड पूरा इवापोरेट हो जाएगा. हाईली volatile. और बाद में जो अल्डिहाइड कीटोन्स है अप टू C12 कार्बन मतलब एक कार्बन वाला गैस स्टेट में, 2 कार्बन वाला जो एसिटाल्डिहाइड है इथेनॉल is volatile liquid with boiling point 294. Aldehyde and ketones up to C12 atoms are colorless liquid. Aldehyde and ketones more than C12 carbon atoms are solid. मतलब इसका मीनिंग ऐसा है एक कार्बन वाला अल्डिहाइड गैस के फॉर्म में, 2 कार्बन वाला लिक्विड फॉर्म में और वोलेटाइल और बाद में C3 से लेकर C11 तक जितने भी अल्डिहाइड कीटोन्स हैं वो सारे के सारे कलरलेस लिक्विड है. राइट. और जब C12 से आगे में मतलब C11 तक तो लिक्विड, C12, C13 ऐसा ये पूरे के पूरे कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में. बस यही है फिजिकल स्टेट. याद रख लीजिए कुछ नहीं इसमें. फॉर्माल्डिहाइड एक कार्बन वाला अल्डिहाइड बोले तो फॉर्माल्डिहाइड गैस स्टेट में, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड बोले तो इथेनॉल वो वोलेटाइल लिक्विड है. और C3 से C11
तक जितने भी अल्डिहाइड और कीटोन्स है वो सारे के सारे कलरलेस लिक्विड है, और C12, C13, 14, 15 अब जितने भी 12 के आगे जितने भी अल्डिहाइड और कीटोन्स है वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, राइट। तो ये होगा पूरा इंफॉर्मेशन। ओके, बाद में ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर स्मेल की बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ याद रख लीजिए। स्मेल जनरली फॉर्माल्डिहाइड जो है वो, मतलब यहाँ पे चीज आपको ध्यान में रखना है कि फॉर्माल्डिहाइड जो है वो इरिटेटिंग इरिटेट आता है। जैसे कि अपन किसी स्मेल अगर आप सुनते हैं, अगर आप एक स्मेल लेते हैं तो आपको इरिटेट होता है, उस टाइप का स्मेल किसका आता है बोले तो फॉर्माल्डिहाइड का। तो इसका रीजन क्या है सर बोले तो जनरली मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज होता है, मॉलिक्यूलर मास किसी भी अल्डिहाइड और कीटोन का मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो ऑर्डर जो अनप्लीजेंट ऑर्डर जो है वो इंक्रीज होता है और फ्रैग्रेंस डिक्रीज होता है। फ्रैग्रेंस मतलब लोअर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव अ पंजेंट ऑर्डर एज अ साइज ऑफ द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट एंड मोर फ्रैग्रेंट। मतलब इसका मीनिंग ऐसा है, अभी अगर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं मतलब डिक्रीज होते हैं तो स्मेल जो आएगा वो इरिटेटिंग टाइप आएगा, इरिटेटिंग टाइप आएगा। और कार्बन अगर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है इसलिए मोर फ्रैग्रेंट में आएंगे, वो फ्रैग्रेंट। इसलिए नेचुरली ऑकरिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स, राइट। तो ये बात है जनरली। स्मेल के बारे में थोड़ा सा याद रखिए, स्मेल का कुछ नहीं है। इधर देखिए और एक बार बता रहा, ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो जनरली अगर किसी भी अल्डिहाइड और कीटोन में नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं तो अनप्लीजेंट स्मेल जो है वो इंक्रीज होता है और प्लीजेंट स्मेल डिक्रीज होता है। मतलब इसका मीनिंग इरिटेटिंग टाइप वाला स्मेल ज्यादा आएगा और प्लीजेंट वाला स्मेल कम आएगा। जिसका अगर कार्बन की संख्या कम है तो नंबर ऑफ कार्बन कम है तो इरिटेटिंग स्मेल इंक्रीज होगा और प्लीजेंट स्मेल डिक्रीज होगा। और कार्बन बढ़ते हैं, समझो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो फ्रैग्रेंट इंक्रीज होता है उनका, मतलब प्लीजेंट स्मेल इंक्रीज होता है। इसलिए उसको फ्लेवरिंग में यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, राइट। तो उसी तरह ये हो गया अल्डिहाइड और कीटोन्स का किसके बारे में, फिजिकल स्टेट और ऑर्डर के बारे में खत्म हो गया अपना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो, और ऐसे भी एसिटाल्डिहाइड जो है वो भी ट्राइमर टेट्रामर के फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे फॉर्माल्डिहाइड जो था उसी तरह। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो अब यहां पे सिंपल में याद रखिए, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स boiling point is greater than hydrocarbon and ethers of comparable molecular mass। इस तरह एक दो ही पॉइंट है, क्लियर हो जाएगा। अल्डिहाइड और कीटोन्स, किसी भी अल्डिहाइड और किसी भी कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स मतलब अल्केन और ईथर से ज्यादा है ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मतलब इनका जो भी आप अल्डिहाइड कीटोन्स ले रहे हैं और जो भी हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं या फिर ईथर्स ले रहे हैं तो उनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कंपेरेबल रहना चाहिए। ये एक पॉइंट। दूसरा और इसमें
एल्डिहाइड, अब इसके रीजन भी बता सकता है। अब एग्जांपल के लिए आप ऐसा ले सकते हैं, सपोज आप CH3CH2 CH2 CH3 ब्यूटेन ले लिए, राइट। अब यहाँ पे CH3 CH2 CHO प्रोपनॉल, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। और उसी तरह CH3 CH2O CH3 ईथर लिए, ईथर है ये। तो आपको A और B और C तीनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है बोले तो यहाँ लिखे एल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किससे? करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन एंड ईथर्स। तो इसका मीनिंग अभी B का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, बाद में ईथर्स का होगा C, और बाद में सबसे कम हाइड्रोकार्बन अल्केन्स का। सर यार रीजन क्या है बोले तो रीजन कुछ भी नहीं, सिंपल वाला रीजन है। यहाँ पे जो एक रीजन की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये वाला। मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन एंड ईथर से कम, राइट, ज्यादा है। और दूसरी बात आती है अभी ये पास, दूसरी बात बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स लेस देन अल्कोहल। अब यहां पे कम हो गया ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, सेम पॉइंट, मॉलिक्यूलर मास। मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स लेस देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मतलब यहाँ पे इस चीज क्लियर होना है आपको, एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स और ईथर से ज्यादा है और अल्कोहल से कम है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट इनसे ज्यादा क्यों है, हाइड्रोकार्बन्स और ईथर से ज्यादा क्यों है बोले तो ये रीजन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है इनमें, ये और ये बाकी इसमें नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लेस देन अल्कोहल क्यों है, तो यहां पे रीजन आएगा कि अल्कोहल में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये एल्डिहाइड और कीटोन में एब्सेंट है। एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, एब्सेंट नहीं है। अब सॉरी, फिर इनमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इनमें क्या है, फिर अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज्यादा स्ट्रांग है। इस वजह से इनको ज्यादा हीट करना पड़ता है अल्कोहल को एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। समझ में आई बात? सो इस तरह ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया, राइट। तो आपको दूसरी बात भी यहाँ पे पता होना कि अगर आपको डिफरेंट एल्डिहाइड्स देते हैं, सपोज CH3 CH2 CHO देते हैं, CH2 CHO ब्यूट पेन 1 A वाला कंपाउंड, और B वाला ऐसे दिया मैंने CH3 CH3 CHO, राइट, आइसो ब्यूटानॉल दिया। तो अब ये दोनों आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स है, आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स है। और जब आइसोमेरिक एल्डिहाइड्स की बात आती है तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। जब क्या करना है आपको, ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज। तो इस केस में इन आइसोमेरिक एल्डिहाइड ब्रांचिंग इंक्रीजेस, अगर ब्रांच इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है।
तो ये दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? ए का बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन बी, राइट? क्यों? इनमें ब्रांच नहीं, इनमें एक ब्रांच आ गया, और जितने ब्रांच बढ़ेंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों बोले तो सरफेस एरिया जो है वो कम होते रहेगा, और सरफेस एरिया कम होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या होते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। हाँ, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं सरफेस एरिया कम होने की वजह से, और मॉलिक्यूल स्फेरिकल में आ जाता है। हाँ, रिपल्शन होने लगता है उनमें, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। इसी वजह से ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज्यादा है, राइट? ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, अब दूसरी बात है, तीसरी बात है अपनी सोल्युबिलिटी। लास्ट पॉइंट है सोल्युबिलिटी। ठीक, अब यहां पे एक बात है, तो aldehyde and ketones are soluble in water, slightly soluble in water, more soluble in organic solvent. Aldehyde and ketones slightly soluble मतलब स्लो, मतलब थोड़ा soluble है, ज्यादा नहीं है वाटर में, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये अभी सपोज एग्जांपल में लिए CH3C, इधर एक CH3 कीटोन लिया मैंने, और यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे और एक कीटोन ले लिया ऐसा। तो ये पोलैरिटी की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएंगे इस पे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट? इस वजह से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाटर में सोल्यूबल है। और यहाँ पे एक बात याद रखिए आप, अगर आपको मैं A CH3CHO, B CH3CH2CHO, और C CH3CH2CH2CHO, ऐसे तीन कंपाउंड दिया, और ये वाला मोर सोल्यूबल कौन सा है बोले तो ये है, और लेस सोल्यूबल कौन सा है बोले तो लेस सोल्यूबल ये वाला। क्यों बोले तो यहाँ पे इस तरीके से नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होता है तो सोल्युबिलिटी भी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, राइट? तो इस तरह आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली एल्डिहाइड और कीटोन्स की, राइट? और जब डेंसिटी की बात आती है, तो एल्डिहाइड और कीटोन से ज्यादा डेंसिटी किसकी है? वाटर की रहेगी। मतलब कार्बन अगर है तो डेंसिटी एल्डिहाइड कीटोन्स में कार्बन होने की वजह से इनकी डेंसिटी वाटर से कम है, राइट? सो ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कुछ नहीं, क्या करना है, फिर से एक बार एक क्लास में रिवाइज कर लेंगे। फर्स्ट क्या है? फिजिकल स्टेट बताना है आपको। फॉर्मल्डिहाइड एक गैस है, बाकी सब लिक्विड है, और हायर एल्डिहाइड कीटोन सॉलिड है। और ऑर्डर की बात करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड इरिटेटिंग स्मेल है, बाकी का प्लीजेंट स्मेल है। इरिटेटिंग क्यों आता है बोले तो जनरली नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूलर मास जो है वो अगर इंक्रीज होता है तो प्लीजेंट स्मेल भी इंक्रीज होता है, और मॉलिक्यूलर मास जितना कम रहेगा उतना अनप्लीजेंट स्मेल रहेगा। उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट, एल्डिहाइड कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर से ज्यादा है और अल्कोहल से कम है। रीजन क्या है मैंने बताया था।
अल्कोहल से कम क्यों है बोले तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अल्डिहाइड कीटोन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और हाइड्रोकार्बन सब ईथर से क्यों ज्यादा है बोले तो अल्डिहाइड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन टाइप का फोर्सेस है और वो फोर्सेस करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स और ईथर्स में नहीं है, राइट। ये सारी चीजें